नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। जींद से बड़ी खबर आ रही है। आसमान में लगातार यहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। विजिबिलिटी 2 मीटर से भी कम रही है। आपको बता दें कि फॉग लाइट का करना पड़ रहा है इस्तेमाल। गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है ये कोहरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ठंड का कहर जारी है। ऐसे में फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि काफी ठंड है और ठंड के साथ साथ कोहरे की चादर में पूरा जींद इस वक्त लिपटा हुआ है। तो बहुत चल रही है, तो वाहन बत्ती चला के चल रहे हैं तो परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा धूल है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कुछ नहीं दिखता, लाइट में कुछ नहीं दिखता। तो कैसे साधन चल रहे हैं? लाइट में 2 घंटे हम पहुँचते हैं। तो लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है और ठंड के कहर के बढ़ने के साथ साथ कोहरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। आसमान में घना कोहरा छाया रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार घना कोहरा आसमान में छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमजीत से बात कर लेते हैं। परमजीत, लगातार जिस तरह से ठंड का कहर भी बढ़ रहा है, कोहरा बहुत ज्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से वाहनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कंचन, देखिए आज सुबह से धूल थी, कोहरा था कि जो वाहन है वो अपनी फोक लाइट जलाकर चलते नजर आए, रैंक चलते नजर आए। हालांकि जो यात्री हैं उनको ये कहना है कि हमें जो है जो बसें हैं वो कहीं ना कहीं लेट हैं। देखिए जहां उनको 1 घंटा सफर का लगता था, अब 2 घंटे उसी सफर के लिए 2 घंटे लगते हैं। हालांकि देखिए विजिबिलिटी 0 है, बिल्कुल 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लगातार जो है बारिश हो रही थी, जिसके कारण अब जो है कोहरे ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। हालांकि देखिए बच्चों और बूढ़ों के लिए ये कोहरा जो है बेहद ही खतरनाक है, लेकिन गेहूं की फसल की बात की जाए तो उसके लिए लाभदायक भी है। हालांकि देखिए कंचन, मौसम विभाग के अनुसार जो है लगातार 3-4 दिन जो है काफी ठंड पड़ेगी और जो पारा है, देखिए जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अभी जो तापमान में गिरावट आएगी और रात के समय 3 से लेके और 6 डिग्री तक जो है तापमान भी गिर सकता है। जी बिल्कुल परमजीत, जिस तरह से लगातार हम विजिबिलिटी बात कर रहे हैं, विजिबिलिटी की 2 मीटर से ज्यादा जो है देखा ही नहीं जा रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर वाहनों को चलाने में हो रही है। सबसे बड़ी एक और बात है परमजीत, यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। ऐसे में लोगों के लिए राहत कैसे होगी? बिल्कुल देखिए कंचन, पुलिस विभाग की बात की जाए तो जहाँ पे नाके लगते हैं वहाँ पे टॉर्च जलाकर जो है वाहनों को निकाल रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस वाले रोड पे जो है नाका लगाकर उनको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए जो वाहन है वो रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं और पुलिस विभाग की तरफ से जैसे लाइट की बात की जाए तो वहाँ पे जब चेकिंग की जाती है, जहाँ नाका लगता है, तो वहाँ लाइट भी लगाई गई है ताकि दिखाई दे सके कि यहाँ पे नाका लगाया गया है। या फिर रोड की अगर बात की जाए तो रोड के जो बीचों बीच लाल पट्टी भी जैसे लगाई गई है, जींद की बात की जाए तो इससे जो है देखिए जिस प्रकार से कोहरा बढ़ रहा है तो हादसे भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अगर कुछ दिखाई नहीं देगा तो देखिए हादसे होना बिल्कुल तय है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं, 2 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और फिलहाल कंचन जींद पूरा जो है कोहरे की चपेट में आ चुका है। यहाँ पर एक और सवाल है। जिस तरह से परमजीत हम देख रहे हैं, लोगों के लिए तो समस्याएं है, आम लोगों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सड़कों पर वाहनों का जो चलना है वो कम हो रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि कोहरे में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और हमने कोहरे में सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं की तस्वीरें देखी भी हैं। लेकिन किसानों के लिए, उनकी गेहूं की फसल के लिए ये राहत भरी खबर है। ये कोहरा उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। बिल्कुल कंचन, देखिए हमने किसानों से बात की तो उनका ये कहना था कि ये जो टाइम होता है इसमें गेहूं को पानी देना होता है, लेकिन अब जो है जो बरसात हुई है उनके लिए सोना है। और जो ये अभी जो है धुंध का कहर देखने को मिला है
तो वो उनके लिए बिल्कुल गेहूं की फसल और सरसों की फसल के लिए बिल्कुल फायदेमंद है। किसानों के चेहरे खिले हैं। लेकिन देखिए, हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं कंचन, तो लगातार जो है बच्चों और जो बुजुर्ग बूढ़े आदमी हैं उनकी ओपीडी में लगातार इजाफा हुआ है। बच्चे इस सीजन में बहुत बीमार होते हैं। वहीं बच्चे भी इस सीजन में बीमार होते हैं। तो देखिए, लगातार कोविड का कहर जारी है, क्योंकि लंबा अभी चीन की अगर बात मैं करूं तो करीबन 130 मामले सामने आए हैं, जिसमें से देखिए कुछ 250 लोग ऐसे थे जो विदेश से आए थे और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर गलत वहाँ लिखवा रखा है, एड्रेस गलत लिखवा रखा है और स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं चिंता बढ़ गई है। जी कंचन, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार ठंड का कहर जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चलाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सामने का उन्हें दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। बढ़ते आगे, हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नए साल के 9वें दिन ही 5000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 5166 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो कि ओमिक्रॉन के 13 केसेस सामने आए हैं। कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7.26 से अब बढ़कर 10.64 पर जा पहुंची है। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी कोरोना पीड़ित की पिछले 24 घंटे में मौत नहीं हुई है। शनिवार की तुलना में रविवार को 7514 सैंपल कम लिए गए, लेकिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में 1625 केस ज्यादा आए हैं। तो फरीदाबाद में कोरोना के यहां पर 878 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं अंबाला की बात करें तो अंबाला में कोरोना के 420 नए संक्रमित मिले हैं। पंचकुला की बात करें, पंचकुला में रविवार को कोरोना के 418 केस सामने आए हैं। वहीं करनाल में 181, सोनीपत में 146 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। रोहतक में 158, पानीपत में 97 नए केस मिले हैं। हिसार की बात करें तो 80 हिसार में, यमुनानगर में 60 नए संक्रमित मिले हैं। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो 65 और सिरसा में 47 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं झज्जर में 71, रेवाड़ी में 47 कोरोना केस मिले हैं। जींद में 42, भिवानी में 22 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं कैथल की बात करें तो 43 और पलवल महेंद्रगढ़ में 11 केसेस मिले हैं। चरखी दादरी और नूंह में 14 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। फतेहाबाद में कोरोना के 3 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 13 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 7.26 से बढ़कर अब 10.64 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में राहत भरी खबर यह है कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। शनिवार की तुलना में रविवार को 7514 सैंपल कम लिए गए हैं। सैंपल कम लेने के बावजूद 1625 केस ज्यादा सामने आए हैं। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भयंकर उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5166 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा यानी 2338 कोरोना संक्रमित मिले हैं। चलिए बात सोनीपत की करेंगे। सोनीपत में कोरोना के कहर के बीच लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जहां लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई, जहां सरकार ने एक तरफ सख्ती से कोरोना नियमों के पालन करवाने के आदेश दिए हुए हैं, वहीं प्रशासन इन लोगों पर कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को देर रात दिल्ली पहुंचे थे, जहां सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान राज्य की कई परियोजनाओं के विषय में संदर्भ से विचार विमर्श भी हुआ।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले की तरह बीजेपी स्वीप करेगी और उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मणिपुर और पंजाब में बीजेपी की अच्छी पोजीशन रहेगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आगे कहा कि पंजाब में एक ऐसा व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया जो मुख्यमंत्री के लिए यहां पर पूरी तरह से उस पद को सूट नहीं करता है, कैलिबर नहीं है, उसे नहीं पता कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कैसे होती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा बहुत अच्छी पोजीशन में है और जहां जो बड़े चुनाव है उनमें से सबसे बड़ा स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बार स्वीप करेगी, पहले की तरह ही जैसे पहले था। और जहां तक उत्तराखंड की बात है वहां उत्तराखंड में भी बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है और हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से सरकार हमारी रिपीट करेगी। मणिपुर वगैरह में भी पहले रहा है और जिस प्रकार से तो उसमें भी अच्छी पोजीशन है। और जहां तक पंजाब की बात है, जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब को डिस्टर्ब किया और जिस प्रकार से आज पंजाब कर्जे में के जाल में फंसा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी महसूस करता है कि ये सारा का सारा इन लोगों की कार्य प्रणाली की वजह से है और ये इसको ठीक करने की बजाय आगे भी जिस प्रकार के वादे कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं कि हम 2000 रुपए हर महिला को देंगे, किराया में 1000 रुपए देंगे, जिस प्रकार के वादे ये कह रहे हैं कि हम इतना वो देंगे, इतना ये देंगे, तो आम आदमी को इस बात की जानकारी है। तो वहीं सोनीपत में गीता भवन फ्लाईओवर ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल चौथी बार 2 जगह से गोहाना फ्लाईओवर धंस गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें शनिवार और रविवार की हैं। शनिवार को भी बारिश की वजह से ये फ्लाईओवर धंस गया था, जिसमें ट्रक का टायर फंस गया था। ट्रक निकालने के बाद यहां रोड़ी डालकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रविवार फिर से फ्लाईओवर धंस गया। सूचना मिलने के बाद ही यहां पर कमिश्नर ललित सिवाच खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे और जल्द ही पुल की स्थायी तौर पर मरम्मत करने का आश्वासन दिया। एक्चुअली ये 2014 में पुल बना था, उसके बाद जब नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ तो नेशनल हाईवे को ट्रांसफर हो गया। उसके बाद अल्टरनेट बनने के बाद फिर डीएनआर के पास आ गया दोबारा। तो तीनों एजेंसी की हमने मीटिंग कॉल कर ली है, एनएचएआई की, बीएनआर की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। बजट एस्टीमेट बना दिया गया है, जल्दी से काम शुरू कर दिया जाएगा। टेम्परेरी काम शुरू कर दिया है। तो पानीपत के असद रोड स्थित पेट्रोल पंप पर कार सवार युवकों ने लाठी से जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान युवक ने पंप संचालक के पिता के साथ भी मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप संचालक अनिल सेठिया ने बताया कि रोज की तरह बीती रात पेट्रोल पंप पर कर्मचारी काम कर रहे थे, उनके पिता भी पंप पर मौजूद थे। तभी कार में एक युवक वहां पर आया, पंप के सामने उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी नहीं निकली तो उसने गाड़ी से लाठी निकालकर पेट्रोल पंप की मशीनों के साथ तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर सबके साथ मारपीट की और उसके पिता को भी घायल कर दिया। रात को 10 बजे करीब भाई छोटा पंप पे बैठा था। एक लड़का जो आया नशे में धुत था, उसने उसकी गाड़ी फंसी हुई थी, उसको निकलवाने की कोशिश की, निकली नहीं वो गाड़ी। उसके बाद उसने गाड़ी में से लाठी निकाल के मशीनों को तोड़ा फोड़ा और हमारे को चोट भी मारी। पिताजी की आंख पे चोट मारी है और उसके बाद हमने 112 पे फोन करा, पुलिस आ गई। उनके खिलाफ हमने लिख के दिया है, खड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सेठिया पंप पे एक लड़के ने मारपीट करी है, तोड़ फोड़ करी है, उनके साथ मारपीट कर गया और फिर जो मारपीट करके जान से मारने धमकी देता वो भाग गया। ये जो इन्होंने दरखास्त दी है, जो कार्रवाई बनी उसकी कर। तो उचाना कला गांव के वार्ड नंबर 12 में पानी निकासी न होने की वजह से सीवरेज का पानी घरों में घुस गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये समस्या गांव में कई महीनों से बरकरार है। इस समस्या को गांव वालों ने अधिकारियों से कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक इस समस्या पर अधिकारियों ने अमल नहीं किया। बता दें कि अगर समय रहते प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो जलापूर्ति विभाग के सामने धरने पर बैठकर प्रशासन और सरकार दोनों का विरोध करने की भी बात कही गई है।
आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उचाना विधानसभा का उचाना कला का 12 वार्ड है और लगातार ये समस्या बनी हुई है और ज्यादा समस्या अब 2 महीने से आई है। यहाँ नहीं, गांव के चारों तरफ, गांव में कोई घुसने की, गांव के अंदर कोई घुसता है तो चारों तरफ पानी खड़ा है। और ये तो ऐसी समस्या है कि कल से तो ऐसी समस्या बनी हुई है कि महिलाओं का और बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। पैर फिसलने की समस्या, आदमी अपने काम नहीं कर सकता। और इसके बारे में लिखित में और वैसे कई बार यहाँ के प्रशासन को, एसडीएम साहब को और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को भी समस्या का ज्ञान है और उनको कई बार कहा जा चुका है, लेकिन उनके कानों पर झुक। और अब खबर बवानीखेड़ा से है, जहां पर वार्ड नंबर 3, 4 और 5 की मुख्य गलियां बारिश के पानी में जलमग्न होती हुई नजर आती हैं, जिससे वार्ड वासियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि तकरीबन पानी उनके घरों में यहां भर गया है, जिससे सड़क पर बने गहरे गड्ढे भी अब दिखाई नहीं देते हैं। तो घर के सामने ही पानी पूरी तरीके से यहाँ पर बारिश होने के बाद भर गया, जिसके बाद जो बड़े गड्ढे घर के सामने हैं वो गड्ढे भी लोगों को दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। समस्या तो ये हर साल होती है, बारिश जब भी हो है गली में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जैसा आप देख रहे हो गली में बहुत परेशानी है। 10 साल से ये गली ना बनी है, पाड़ के घेर दी, ना कोई इसका मेंबर है। जो इस गली के 3 मेंबर हैं इस गार्ड में, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितने नंबर वार्ड है ये गली जो है 5 नंबर भी लगता है, इसमें 3 नंबर भी और 4 नंबर। जो बवानीखेड़ा गांव में सिचुंगी पे आसी की तरफ जो रोड जाता है वहाँ पे पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तकरीबन 1-1.5 फुट पानी खड़ा है, जो कल तक बारिश हुई थी उसके कारण, और पानी निकलने का कोई समाधान नहीं है अभी तक। तो शिकायतें भी कई बार की गई, शिकायतें तो काफ़ी बार कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई। तो बुनहाना उपमंडल के यहाँ पर लोहेंगा कला गांव में बरसात की वजह से उजीना ड्रेन में काफी पानी भर गया है, जिससे खेतों में खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। वहीं करीब 50 से 60 एकड़ गेहूं और सरसों की फसलों में पानी भरने के कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इस बात पर किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो पलवल जिले के हसनपुर में लगातार बारिश होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों के गेहूं की फसल और सरसों की फसल खराब हो रही है। वहीं क्षेत्र के विधायक दीपक मंगला ने कहा कि उन्होंने इस बारे में जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार को आदेश दिए हैं कि वो अपने पटवारी तहसीलदारों को आदेश देकर किसानों की जो बारिश से फसल खराब हुई है उनको जल्द से जल्द सरकार से मुआवजा दिलवाएं। तो एक और जहां पानीपत में लगातार हो रही बारिश से किसानों के लिए यहां किसी सोने से कम साबित नहीं हो रही, तो वहीं दूसरी ओर पानीपत के गांव करहंस में किसानों के लिए बारिश बर्बादी बनकर आई है। दरअसल जिले में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते गांव करहंस का जोड़ ओवरफ्लो हो गया और बीती रात से ही हो रही बारिश से पानी टूटकर खेतों में उतर गया। देखते ही देखते किसान का हरा भरा खेत समंदर में तब्दील हो गया। पीड़ित किसान ने बताया कि जोड़ का सारा पानी उनके खेत में उतर गया है, जिससे उनकी 9 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। वहीं एक महिला किसान ने 3 एकड़ फसल जलमग्न होने से बर्बाद होने की बात सामने रखी। किसानों ने कहा कि ठेकेदार की ओर से पाइपलाइन की सफाई नहीं करवाई जाती, जिसका अंजाम हर साल किसानों को भुगतना पड़ता है। हर साल अपनी होने वाली इस बर्बादी के बारे में वो कई बार जिला प्रशासन को शिकायत भी दे चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। पीड़ित किसान ने सरकार और जिला प्रशासन से फसल बर्बादी के मुआवजे की मांग की है और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। जी हमारे 6-7 किले लगे हैं और जोड़ का पानी टूट जाए है, हमारी फसल खराब हो जाए, जीरी भी, गेहूं भी और हमारी तूड़ी भी।
और प्रशासन कोई वो नहीं कर रही और हमारे घर में भी पानी घुस गया है। सारी हमारी फसल आए साल में खराब हुआ है। इसका कोई शिकायत भी करी है पर कोई वो नहीं कर रही प्रशासन है। हम चाहे भाई हमारी सुनवाई हो, हमारी वो करी जावे। तो हरियाणा के अन्य इलाकों की तरह यमुनानगर में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बेमौसम बारिश के चलते फसलों को भी नुकसान हो रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में पानी भरने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भी कई क्षेत्रों में पानी भर चुका है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। चरखी दादरी के महाराणा प्रताप चौक से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 2 सगी बहनों सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 150 ग्राम हेरोइन भी बरामद की है। यूनिट के प्रभारी उप निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि तस्करों की पहचान यहां पर अक्षय, नवीन और 2 सगी बहनें यानी कुलबदन, सुनीता के रूप में हुई है। चोरों को न्यायालय में पेश किया चारों को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से अक्षय को रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि के दौरान उससे तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें काबू किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि दोनों महिला और एक अन्य तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। हमारे एसआई प्रेम कुमार की टीम ने अपने ये घोड़ा चौक पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि जय महाराणा प्रताप घोड़ा चौक पर जो इंफॉर्मेशन मिली थी कि जय कॉलोनी के अक्षय, नवीन, गुलबदन, सुनीता वगैरह एक तस्कर है। ये काफी मात्रा में दिल्ली से हीरोइन चिट्टा लेकर पीछे उतरकर जय कॉलोनी जाएंगे। अगर उनको मौके पर काबू किया काफी मात्रा में मिल सका। इसी सूचना के आधार पर हमारी टीम ने, प्रेम कुमार की टीम ने मौके पर महाराणा प्रताप चौक पर दबी थी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।